साल है 1728। मुगल साम्राज्य जो कभी बहुत ताकतवर था अब कमजोर हो रहा है। दक्षिण में दक्खन का पठार बंटा हुआ है। 3 ताकतें हैं, मुगल, हैदराबाद के निजाम और मराठा। हर तरफ तनाव है, दोस्ती दुश्मनी बदलती रहती है जैसे रेत। ये लड़ाई का समय है। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के नीचे अभी भी नाम के लिए राज करते हैं, लेकिन उनकी पकड़ ढीली हो रही है। निजाम उल मुल्क आसफ जहां पहला, जो कभी मुगल गवर्नर था, उसके अपने इरादे हैं। वो दक्खन में अपना खुद का राज्य बनाना चाहता है। इसी बीच छत्रपति शाहू के नाम मात्र के राज्य में मराठा फिर से उभर रहे हैं। उनके महान योद्धा राजा शिवाजी अब नहीं है, लेकिन उनकी विरासत जिंदा है। मराठा अपनी तेज घुड़सवार सेना और गोरिल्ला युद्ध नीति के साथ एक मजबूत ताकत है। मराठा सेना का नेतृत्व कर रहे हैं एक युवा और कुशल नेता पेशवा बाजीराव प्रथम। सिर्फ 20 साल की उम्र में पेशवा या प्रधानमंत्री बने बाजीराव महत्वाकांक्षी और दृढ़ निश्चयी हैं। उनका सपना है एक मराठा साम्राज्य जो पूरे भारत में फैला हो। बाजीराव युद्ध के बदलते स्वरूप को समझते हैं। वो जानते हैं कि मराठा मुगलों या निजाम के खिलाफ सीधी लड़ाई में नहीं जीत सकते। वो तेजी, गतिशीलता और अचानक हमले को ज्यादा अहमियत देते हैं। उनकी घुड़सवार सेना हल्के हथियारों से लैस और बहुत तेज लंबी दूरी तय कर सकती है और जब चाहे हमला कर सकती है। उनकी रणनीति सरल लेकिन कारगर है। वो सीधी लड़ाई से बचते हैं। वो दुश्मन की रसद पर हमला करते हैं, उनके सैनिकों को परेशान करते हैं और फिर वापस जंगलों में चले जाते हैं। बाजीराव का मकसद दुश्मन को कमजोर करना है ताकि वो मजबूरी में बातचीत करे। निजाम उल मुल्क जो एक अनुभवी सेनापति है, मराठों को अपनी महत्वाकांक्षा के लिए खतरा मानता है। वो उनके अपने इलाके में हमलों को बगावत समझता है। वो उनकी बढ़ती ताकत को कुचलने की कसम खाता है। अब लड़ाई होने वाली है। 1727 में निजाम अपनी सेना लेकर पुणे की तरफ बढ़ता है, जो मराठा साम्राज्य का केंद्र है। उसका मकसद युवा छत्रपति शाहू को पकड़ना है। बाजीराव अपनी घुड़सवार सेना के साथ निजाम की सेना का पीछा करते हैं। वो सीधी लड़ाई से बचते हैं और दुश्मन को परेशान करके उनकी रफ्तार धीमी करते हैं। निजाम अपने भारी सामान और तोपों के बोझ तले मराठों की चालाकी से परेशान है। उसकी रसद कम हो रही है, उसके सैनिक थक रहे हैं। वो पुणे पर हमला करने का इरादा छोड़ देता है। वो अपनी राजधानी हैदराबाद वापस लौटता है, इस उम्मीद में कि बाजीराव को एक बड़ी लड़ाई के लिए लुभा सके। बाजीराव की सेना निजाम की सेना से बिल्कुल अलग है। मराठा सैनिक हल्के हथियारों से लैस हैं और दक्खन के इलाके के आदि मजबूत टट्टुओं पर सवार हैं। वो कम से कम सामान रखते हैं और जमीन से मिलने वाले खाने पर गुजारा करते हैं। उनकी ताकत उनकी गति है। मराठा गोरिल्ला युद्ध में माहिर हैं। वो ऊबड़ खाबड़ जमीन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। वो दुश्मन पर घात लगाते हैं, पहाड़ियों में गायब हो जाते हैं और कहीं और फिर से प्रकट होते हैं। वो रसद लाइनों को तोड़ने में माहिर है, जिससे दुश्मन हताश और कमजोर हो जाता है। बाजीराव का गुप्तचर नेटवर्क बेजोड़ है। स्थानीय ग्रामीण जो मराठाओं के प्रति वफादार हैं, उन्हें दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी देते हैं। वो जमीन की बनावट, दुश्मन की कमजोरियों और उनकी हर चाल को जानते हैं। भाग 5, निजाम की मुसीबत, पारंपरिक युद्ध की परीक्षा। निजाम जो पारंपरिक युद्ध का आदी है, मराठों की असामान्य रणनीतियों के लिए तैयार नहीं है। उसकी सेना भारी उपकरणों और बोझिल रसद के कारण धीमी और कमजोर है। वे तेज मराठा घुड़सवार सेना के लिए आसान शिकार है। निजाम के सैनिक लगातार उत्पीड़न से हतोत्साहित हिम्मत हारने लगते हैं। वे निश्चित जगहों पर लड़ने के आदी हैं, इस लगातार गोरिल्ला युद्ध के नहीं। हर गुजरते दिन के साथ उनका मनोबल गिरता जाता है। कभी शक्तिशाली मुगल सेना जो अब निजाम की कमान में है, अपनी पुरानी ताकत खो चुकी है। उनकी रणनीतियां जो कभी पूरे देश में तेमिदाज थी, मराठों की फुर्ती और चालाकी के खिलाफ बेअसर साबित हो रही है। भाग 6, पालखेड़ में फंसे, बाजीराव की अद्भुत चाल। बाजीराव एक मौका देखकर जाल बिछाते हैं। वह पालखेड़, एक छोटा सा गांव जिसकी जगह बहुत अच्छी है, को अपने युद्ध क्षेत्र के रूप में चुनते हैं। वह निजाम का रास्ता रोक देता है, पानी और रसद काट देता है। निजाम घिर जाता है। निजाम खुद को एक खतरनाक स्थिति में पाता है। उसके सैनिक प्यासे और भूखे हैं।
उसकी कभी ताकतवर सेना अब फंस गई है। उसके भागने के रास्ते तेज मराठा घुड़सवार सेना ने रोक दिए हैं। बाजीराव हमेशा की तरह व्यावहारिक जानते हैं कि लंबी घेराबंदी दोनों पक्षों के लिए महंगी होगी। वह आत्मसमर्पण की शर्तें पेश करते हुए निजाम के पास अपना दूत भेजता है। भाग 7 मुंगी शेवगांव की संधि, एक अपमानजनक शांति। निजाम कोई और चारा न देखकर बातचीत के लिए तैयार हो जाता है। 6 मार्च 1728 को दोनों पक्ष मुंगी शेवगांव की संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। यह निजाम के लिए एक अपमानजनक हार है। उसे मराठों को जमीन देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। संधि मराठों को दक्खन से चौथ और सरदेशमुखी इकट्ठा करने का अधिकार देती है। इसका मतलब है कि मराठा अब इस क्षेत्र से टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं। एक बड़ी जीत जो उनके खजाने भर देती है और उनके प्रभाव को बढ़ाती है। संधि शाहू को असली छत्रपति के रूप में भी मान्यता देती है, जिससे मराठा दावों को और मजबूती मिलती है और इस क्षेत्र में मुगल सत्ता कमजोर होती है। बाजीराव ने अपनी चतुराई और सैन्य कौशल से शानदार जीत हासिल की है। भाग 8 परिणाम और निहितार्थ, दक्खन की नई हकीकत। पालखेड़ की लड़ाई और उसके बाद की संधि के दूरगामी परिणाम होते हैं। मराठा दक्खन में प्रमुख शक्ति के रूप में उभरते हैं, एक ऐसा स्थान जो वे आने वाले दशकों तक धारण करेंगे। यह जीत बाजीराव को एक सैन्य प्रतिभा के रूप में स्थापित करती है। निजाम अपनी हार से अपमानित मराठा प्रभुत्व को स्वीकार करने के लिए मजबूर है। एक स्वतंत्र राज्य का उसका सपना टूट जाता है। मुगल साम्राज्य जो पहले से ही कमजोर हो रहा है, उसकी प्रतिष्ठा को और झटका लगता है। यह लड़ाई भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह मुगल सत्ता के पतन और उपमहाद्वीप में एक दुर्जेय शक्ति के रूप में मराठों के उदय का संकेत देती है। यह पारंपरिक सेनाओं के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध की प्रभावशीलता पर भी प्रकाश डालती है। भाग 9 निष्कर्ष, रणनीतिक प्रतिभा का प्रमाण। पालखेड़ की लड़ाई केवल सेनाओं का संघर्ष नहीं थी, यह विचारधाराओं का संघर्ष था। बाजीराव प्रथम की रणनीतिक प्रतिभा का प्रमाण। वह युद्ध के बदलते स्वरूप को समझते थे और अपनी रणनीति को उसी के अनुसार ढालते थे। बाजीराव की जीत न केवल उनके सैन्य कौशल में थी, बल्कि अपने दुश्मन की कमजोरियों को समझने में भी थी। उसने निजाम के पारंपरिक युद्ध पर निर्भरता, उसकी बोझिल सेना और उसके अति आत्मविश्वास का फायदा उठाया। पालखेड़ की लड़ाई एक कालातीत याद दिलाती है कि युद्ध में जीत हमेशा सेना के आकार से नहीं, बल्कि उसके नेता की चतुराई और उसके सैनिकों की अनुकूलन क्षमता से तय होती है। यह एक ऐसी विरासत है जो आज भी सैन्य रणनीतिकारों को प्रेरित करती है।